नमस्कार, सत श्री अकाल, वंदे मातरम, जय हिंद। दोस्तों, स्वागत आपका अपने YouTube चैनल सारांश कंपटीशन क्लासेस के एकेडमी। तो प्यारे साथियों, आज की जो क्लास ये अपनी होने वाली है, ये विशेष तौर से कौन सी, यानी सीएटी अपने ग्रेजुएशन लेवल। कौन सा? ग्रेजुएशन लेवल, यानी जो सीएटी के एग्जाम विद्यार्थियों का एग्जाम आ चुका है, एडमिट कार्ड आपके आ चुके हैं। तो इस सीरीज के अंदर आज की क्लास महत्वपूर्ण रहेगी काफी। और इस क्लास के अंदर अपन कौन सा सीएटी ग्रेजुएशन लेवल, और इसमें देखेंगे भारतीय इतिहास और संविधान और भारतीय भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्न और इंडिया टॉप एमसीक्यू बैच आपका कौन सा, ये वाला। और पहले दोस्तों बात करें कि इसमें अपने महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे आपके कौन से, यानी इंडिया जीके वाले। कौन से रहेंगे? इंडिया जीके। इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे हिस्ट्री आपके, इंडियन हिस्ट्री, इसके अलावा आपके और कौन सी, यानी संविधान, और इसके अलावा कौन सा दोस्तों, यानी इंडियन ज्योग्राफी। कौन सी? इंडियन ज्योग्राफी। इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न। तो पहले दोस्तों इसकी विशेष बात क्या रहेगी कि ये अपना इंडिया वाला पोर्शन रहेगा। इसके अलावा ये जो प्रश्न अपन देखेंगे दोस्तों, इस सीरीज के अंदर जो भी अपन प्रश्न देख रहे हैं, ये प्रश्न अपने किसी न किसी एग्जाम में आपके ओल्ड क्वेश्चन के रूप में आ रखे हैं। तो सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं, और इसमें एक विशेष ध्यान रखेंगे क्योंकि आपके एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। ओके दोस्तों, और इसके अलावा बात करेंगे जो प्रश्न अपन यहाँ पे देखेंगे, सीधा प्रश्न देख के उसका डायरेक्ट आंसर टिक लगाएंगे, ज्यादा उनमें टाइम अपन नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है अगर अब अपन इनका विश्लेषण करने में अगर रह गए तो आपके पास इतना समय नहीं है कि आप उन चीजों को भी देख पाओगे। तो बिल्कुल अपन सटीकता के साथ में क्या करते हैं, कम समय के अंदर आपके इन क्वेश्चंस को देखने का प्रयास करते हैं। तो लीजिए दोस्तों, अगर चैनल पे नए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब बढ़ते हैं आगे। पहले दोस्तों प्रश्न नंबर 1, और प्रश्न नंबर क्या बोल रहा है कि बताइए, प्रश्न क्या बोल रहा है देखिए। प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित आंदोलनों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ये आपके आंदोलन आ गए, ठीक है। और इन आंदोलनों को आप किसके आधार पे, यानी काल क्रम के अनुसार, समय के अनुसार क्या कीजिए, यानी क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित कीजिए कि पहले कौन सा हुआ, उसके बाद कौन सा हुआ, उसके बाद कौन सा हुआ। इधर देखिए दोस्तों, इसका जो सबसे पहला आपका कौन सा होगा, यानी नंबर 1 पे आपका कौन सा, ये वाला सबसे पहला कौन सा आंदोलन हुआ, असहयोग आंदोलन। कौन सा हुआ? असहयोग आंदोलन। फिर कौन सा हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन। कौन सा हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन। फिर हुआ आपके कौन सा दोस्तों, व्यक्तिगत सत्याग्रह। कौन सा हुआ? व्यक्तिगत सत्याग्रह। और लास्ट में आपका कौन सा हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन। अब यहाँ पे तुमको एक वैसा कमेंट में आंसर करना है कि बताइए ये जो आपके आंदोलन है, कि बताइए सबसे पहले आपका असहयोग आंदोलन हुआ, ये कब हुआ? फिर आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ? फिर आपका व्यक्तिगत सत्याग्रह कब हुआ? और भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? तो इसका राइट आंसर कौन सा आपके, ऑप्शन नंबर ये जो बी वाला है, ये आपके कौन सा राइट आंसर इसका, यानी सबसे पहले असहयोग, इसके बाद में सविनय अवज्ञा आंदोलन, फिर आपका कौन सा व्यक्तिगत, फिर भारत छोड़ो आंदोलन। कमेंट करके बताइए कि ये आंदोलन आपके कब कब हुए। ओके, अगला प्रश्न। पहले दोस्तों प्रश्न बोल रहा है कि बताइए निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, ठीक है। यानी निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने अमेरिका के अंदर किस पार्टी की, गदर पार्टी की स्थापना की। किसकी? गदर पार्टी की स्थापना की। लीजिए ऑप्शन नंबर बी भूपेंद्र नाथ दत्त, बी आपके सरदार अजीत सिंह, सी लाला हरदयाल, और डी कौन सा, गणेश सावरकर। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपके कौन सा, लाला हरदयाल। तो आपके किसकी, यानी गदर पार्टी की स्थापना किसने, लाला हरदयाल। किसने? लाला हरदयाल। अब कमेंट करके बताओ किसकी स्थापना कब की गई। ओके, अगला प्रश्न। तो दोस्तों प्रश्न बोल रहा है कि आजाद हिंद फौज INA पर मुकदमा किसके काल में चलाया गया। ठीक है, आपके सामने फौज है कौन सी, आजाद हिंद फौज। इस पर मुकदमा किसके काल में चलाया गया? तो बताइए लॉर्ड वेबल और लॉर्ड माउंटबेटन और लॉर्ड आपका कैनिंग, और उपयुक्त में से कोई नहीं। ओके दोस्तों, अब यहां से बात करें अपन कि सबसे पहले लॉर्ड माउंटबेटन ये एक योजना लेके आया था, योजना। इस योजना का नाम आपके कौन से, लॉर्ड माउंटबेटन योजना। लॉर्ड माउंटबेटन योजना। कौन सी योजना? लॉर्ड माउंटबेटन योजना। इसे बोलते हैं दोस्तों आपके कौन सी, मन बाटन योजना।
कौन सी योजना? मन बाटन योजना। इस योजना के तहत दो राष्ट्रों का निर्माण, आपके दो राष्ट्रों की बात की गई। एक कौन सा? जहां पे हिंदू सर्वाधिक है वो भारत, और जहां पे मुस्लिम सर्वाधिक है वो आपका कौन सा? पाकिस्तान। कौन सा? पाकिस्तान। तो बताइए आपकी लॉर्ड माउंटबेटन योजना कब आई थी? और जितने भी मेरे ऑफलाइन विद्यार्थी है 101% इसका कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि जस्ट मैंने पिछली क्लास में उनको ऑफलाइन में बताया था। ओके, तो लॉर्ड माउंटबेटन योजना, इसे मनबाटन योजना। अब इधर देखो, लॉर्ड कैनिंग, सबसे इंपॉर्टेंट बात, यानी पहले दोस्तों बात करें कि अपने जब क्या हुआ था 1857 क्रांति के समय, 1857 क्रांति, इसके समय भारत का जीजी, भारत का जीजी, कौन सा? भारत का जीजी। तो जीजी कौन सा था दोस्तों? लॉर्ड कैनिंग। कौन सा? लॉर्ड कैनिंग। यानी 1857 क्रांति के समय भारत का जीजी कौन था दोस्तों? तो ये आपका कौन सा? लॉर्ड कैनिंग। और बात करें 1857 क्रांति के समय राजस्थान का एजीजी, राजस्थान का एजीजी, तो ये कौन सा था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। कौन सा? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था दोस्तों। ओके, और बात करें दोस्तों कि अगली विशेष बात कौन सी कि बताइए, आपके जब सहायक संधियां हुई, सहायक संधियां, सहायक संधियां 1817-18 में, इस समय आपका जो भारत का जीजी, भारत का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो प्यारे मित्रों, ये आपका कौन सा? लॉर्ड हेस्टिंग्स। कौन सा? लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स, सहायक संधियों के समय। ओके दोस्तों, तो ये महत्वपूर्ण बात आपकी कौन सी कि आजाद हिंद फौज की आपके मुकदमा चलाया गया किसके काल में? तो लॉर्ड वेवल के काल में। किसके में? लॉर्ड वेवल के काल में। अगला प्रश्न। ओके दोस्तों, प्रश्न बोल रहा है कि बताइए भारत किस जलवायु कटिबंध में स्थित है? ये आपके इंडियन ज्योग्राफी का प्रश्न। तो बताइए इंडिया किस जलवायु कटिबंध में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए उष्ण कटिबंध, ऑप्शन नंबर बी शीतोष्ण कटिबंध, ऑप्शन नंबर सी उष्ण एवं शीतोष्ण कटिबंध, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पहले दोस्तों प्रश्नों को देख लीजिए, बाकी इनको अच्छे से देखने के बाद थोड़ा सा माइंड में रख लीजिएगा एग्जाम तक, और हो सकता है कि आपके हूबहू आपको प्रश्न यहां से देखने को मिल जाए। तो भारत किस जलवायु कटिबंध में स्थित है? तो इसका राइट आंसर कौन सा दोस्तों? आपके उष्ण शीतोष्ण कटिबंध। कौन सा? उष्ण शीतोष्ण कटिबंध के अंदर अपना कौन सा? भारत आपकी जलवायु कटिबंध स्थित है। अगला प्रश्न बोल रहा है मेरे दोस्तों कि बताइए काली और तीस्ता नदी के मध्य हिमालय का कौन सा प्रादेशिक भाग है? इसकी काली और तीस्ता नदी, देखिए ये आपकी कौन सी? तीस्ता नदी। कौन सी नदी? तीस्ता नदी। और इधर इसका लीजिए दोस्तों, ये आपकी कौन सी? काली नदी। कौन सी नदी? काली नदी। अब इनके मध्य आपके कौन सा प्रादेशिक भाग स्थित है? पंजाब हिमालय या कुमाऊं हिमालय या नेपाल हिमालय या असम हिमालय? तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? नेपाल हिमालय। कौन सा स्थित है? नेपाल हिमालय दोस्तों इनके मध्य में स्थित है। और ये आपका कौन सा हो गया? यानी काली नदी और तीस्ता नदी के मध्य आपका कौन सा हिमालय? तो नेपाल हिमालय स्थित है। राइट आंसर कौन सा? नेपाल हिमालय। ओके माय डियर, अगला प्रश्न आ जाइए। तो पहले दोस्तों प्रश्न बोल रहे हैं कि भारतीय मानसून की उत्पत्ति के सिद्धांत के संबंध में सर्वाधिक प्रचलित सिद्धांत कौन सा है? यानी भारतीय मानसून, प्रश्न क्या बोल रहे हैं कि भारतीय मानसून की उत्पत्ति के सिद्धांत के संबंध में सर्वाधिक प्रचलित सिद्धांत कौन सा है? ओके, ऑप्शन नंबर कौन सा? ITC-Z सिद्धांत, आपके कोरिओलिस बल, और पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ, और आपके कौन सा? जेट स्ट्रीम सिद्धांत। तो बात करें दोस्तों कि आपके जो सर्दियों के अंदर, वेरी इंपॉर्टेंट बात देखो, सर्दियों के अंदर, सर्दियों में होने वाली बरसात, सर्दियों में होने वाली बरसात, ये क्या कहलाती है? माउट कहलाती है। क्या कहलाती है? माउट कहलाती है। अब विशेष बात कौन सी कि माउट किसके कारण? पश्चिमी विक्षोभों के कारण, पश्चिमी विक्षोभों के कारण, पश्चिमी विक्षोभों के कारण कौन सी बारिश होती है दोस्तों सर्दियों में? ये होती है आपकी माउट। कौन सी? अब मेरे को कमेंट करके बताइए दोस्तों कि ये जो माउट है ये किस फसल के लिए लाभदायक है?
जो माउट आपकी ये किस फसल के लिए, रबी या खरीफ की फसल, इनमें से आपकी किस फसल के लिए या कौन सी ऐसी फसल है जिसके लिए माउट आपकी क्या होती है, फायदेमंद होती है। और विशेष बात, इस माउट का उत्पत्ति स्थल कौन सा है, माउट का उत्पत्ति स्थल कौन सा, देखें बताइए कमेंट करके कि ऐसे कौन कौन से होनहार विद्यार्थी है जिसका कमेंट करके आंसर बता सकते हैं। तो भारतीय मानसून की उत्पत्ति सिद्धांत के संबंध में सर्वाधिक प्रचलित मत कौन सा है, तो यह सिद्धांत आपका कौन सा, ITCZ सिद्धांत। कौन सा दोस्तों, ITCZ सिद्धांत। और ये क्वेश्चंस आपके लिए छाट छाट के लाए गए दोस्तों। ओके, अगला प्रश्न। तो मेरे दोस्तों प्रश्न बोल रहा है कि बताइए सतलज नदी भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है। जो सतलज नदी ये भारत के अंदर किस दर्रे से प्रवेश करती है दोस्तों, तो बात करें कि आपके कौन सा, सिपकिल्ला दर्रा, रोहतांग दर्रा और बनिहाल दर्रा और कौन सा, बारालाचला दर्रा। तो इसका राइट आंसर आपके कौन सा, सिपकिल्ला दर्रा। कौन सा, सिपकिल्ला दर्रा से आपकी सतलज नदी भारत के अंदर प्रवेश करती है। क्या करती है, प्रवेश करती है। तो सतलज नदी आपके किस दर्रे से, या आपके सिपकिल्ला दर्रा, याद रखना कौन सा जिला, सिपकिल्ला दर्रा। अगला प्रश्न और ध्यान देना साथियों, प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। देखिए ऑप्शन नंबर ए क्या बोल रहा है, असत्य ढूंढना अपन को। चलिए, काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में, काली मिट्टी को किस भाषा में, काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में रेगुर कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है ना, यानी काली मिट्टी पाई जाती है उसे स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं, रेगर मिट्टी। क्या बोलते हैं, रेगुर मिट्टी कहा जाता है। अगला कौन सा, काली मिट्टी का काला रंग लोह तत्व के कारण होता है। बिल्कुल राइट बात है कि काली जो मिट्टी है इसका काला रंग किस तत्व के कारण, लोह तत्व के कारण होता है। अगली विशेष बात, काली मिट्टी में आर्द्रता नमी धारण करने की उच्च क्षमता होती है। बिल्कुल राइट बात है। और इस काली मिट्टी के लिए फसल कौन सी आपकी, तो महत्वपूर्ण फसल आपकी कौन सी, कपास। कौन सी, कपास का जो सर्वाधिक आपके उत्पादन होता है वो किस मिट्टी के अंदर, काली मिट्टी के अंदर। अब यहीं से बात करें दोस्तों कि इसकी कौन सी विशेषता नहीं है यानी असत्य है, तो काली मिट्टी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है क्या, नहीं पाई जाती है दोस्तों। काली मिट्टी किस क्षेत्र में नहीं पाई जाती है, हिमालय क्षेत्र के अंदर नहीं पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर आपके कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, यानी ये आपका असत्य है। अगला प्रश्न। तो दोस्तों प्रश्न बोल रहा है आपका कि बताइए संकटग्रस्त पादपों के नाम सूचीबद्ध किए जाते हैं। नीले आंकड़ों वाली पुस्तिका में, लाल आंकड़ों की पुस्तिका में, यानी जो ऐसे पादप यानी संकटग्रस्त प्राणी या पादप कुछ भी बोल दो, अगर इनको आप जिस डाटा के अंदर, जिस आपके पुस्तिका के अंदर शामिल करोगे, ठीक है, ये पुस्तिका आपके, चलो सबसे पहले बात देखो कि आपकी कौन सी, यानी रेड डाटा बुक, रेड डाटा बुक। अब एक बार रीड लेवल फर्स्ट में प्रश्न आया कि बताओ रेड डाटा बुक किसके द्वारा निकाली जाती है, किसके द्वारा निकाली जाती है। ठीक है, तो ये कमेंट करके बताइए दोस्तों कि ये जो रेड डाटा बुक है ये आपके किसके द्वारा निकाली जाती है। ठीक है, अब यहां से बात करें कि संकटग्रस्त पादपों के नाम किस सूची में शामिल किए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए नीले आंकड़ों की पुस्तिका, लाल आंकड़ों की पुस्तिका, हरे आंकड़ों की पुस्तिका, पीले आंकड़ों की पुस्तिका। ठीक है, ISNU। ठीक है दोस्तों, वो थोड़ा सा आपकी उसका कमेंट करके बताओ कि रेड डाटा बुक किसके द्वारा निकाली जाती है। अब बात करें कि इसका राइट आंसर आपके कौन सा, कि संकटग्रस्त पादपों की सूची में शामिल, तो रेड डाटा बुक किसमें, रेड डाटा बुक लाल आंकड़ों की पुस्तिका में शामिल किया जाता है। यानी जो भी संकटग्रस्त है, जिनकी प्रजाति खत्म होने वाली है, उसको आप किसके अंदर डालोगे, रेड डाटा बुक के अंदर डालोगे। किसके अंदर, रेड डाटा बुक के अंदर डालोगे। अगला प्रश्न। प्रश्न बोल रहा है दोस्तों कि बताइए भारत के प्रमुख परवाल भित्ति क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन से है। तो इधर से ध्यान दे दोस्तों कि भारत के अंदर देखो, सबसे पहले भारत में कौन सा आपका परवाल भित्ति क्षेत्र, परवाल भित्ति क्षेत्र, परवाल भित्ति क्षेत्र, इनकी संख्या कितनी है, 4 है। कितनी दोस्तों, यानी भारत के अंदर परवाल भित्ति क्षेत्रों की संख्या कितनी है, 4 है। अब ये 4 कौन कौन से, एक तो आपका कौन सा, कच्छ की खाड़ी, कौन सा, कच्छ की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी। अगली विशेष बात कौन सा, मन्नार की खाड़ी, कौन सा दोस्तों, मन्नार की खाड़ी।
और एक कौन सा आपके लक्षद्वीप, कौन सा लक्षद्वीप, और एक कौन सा आपके अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। तो माय डियर इसका राइट आंसर आपके कौन सा, उपयुक्त सभी। यानी बात करें दोस्तों कि आपके ए बी सी, कौन सा ए बी सी डी, ये आपका क्या होगा इसका राइट आंसर। यानी भारत के प्रमुख प्रवाल वित्तीय क्षेत्र कौन कौन से है, तो आपके कच्छ की खाड़ी है, ओके, गुजरात के अंदर कच्छ, मन्नार की खाड़ी है, और इधर आपके लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप, ये सब आपके क्या है, प्रवाल वित्तीय क्षेत्र है। अगला प्रश्न, और प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। यानी किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर, बंगाल के जीजी को, किसको, बंगाल के जीजी को भारत का जीजी बनाया गया, किस अधिनियम के तहत। देखिए ऑप्शन नंबर है आपके सामने कौन सा, 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा, 1833 में चार्टर एक्ट के द्वारा, 1919 के अधिनियम द्वारा, 1909 के अधिनियम द्वारा, और 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। तो पहले मित्रों ये वाला जिसका आपके राइट आंसर होगा, तो ये आपका कौन सा 1833 का जो चार्टर एक्ट है, इसके तहत क्या कर दिया गया कि जो आपका बंगाल का गवर्नर जनरल, किसका, बंगाल का जो आपका जीजी था, जीजी, इस जीजी को कहां का भी जीजी बना दिया गया, भारत देश का भी क्या बना दिया गया, जीजी बना दिया गया, किसके तहत, 1833 चार्टर अधिनियम के तहत। अगला प्रश्न, तो पहले दोस्तों वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न बोल रहा है कि कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तावित अंतरिम सरकार में कुल कितने सदस्य थे। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तावित अंतरिम सरकार में कुल कितने क्या थे आपके सदस्य थे, 15 सदस्य, 25 सदस्य, 16 सदस्य या 14 सदस्य। राइट आंसर कौन सा आपके 14 सदस्य। कितने सदस्य, 14 सदस्य। अब इधर से बात करें कि देखो संसद के कितने अंग आपके, तो कितने, 3, कितने हैं, 3। इधर देखो एक तो आपका कौन सा दोस्तों लोकसभा, लोकसभा, एक आपका कौन सा राज्यसभा, राज्यसभा, और एक आपका कौन सा राष्ट्रपति, कौन सा राष्ट्रपति। अब इधर से देखिए दोस्तों महत्वपूर्ण बात कौन सी, महत्वपूर्ण बात इस प्रकार की है कि राजस्थान से, किससे, राजस्थान से लोकसभा के लिए कितने सदस्य भेजे जाते हैं, तो दोस्तों आपकी संख्या कितनी है, 25 सदस्य। वेरी इंपॉर्टेंट, कितने सदस्य, 25 सदस्य। अगर प्रश्न आ जाए कि बताओ राजस्थान से राज्यसभा के लिए, राजस्थान से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य भेजे जाते हैं, तो पहले दोस्तों सदस्यों की संख्या होगी कितनी, 10। कितनी होगी, 10। अगर प्रश्न पूछ ले कि बताओ देश का प्रथम नागरिक कौन होता है, देश का प्रथम नागरिक, देश का प्रथम नागरिक, तो मेरे दोस्तों ये आपका कौन सा होगा, राष्ट्रपति। अगर प्रश्न पूछ ले कि जो आपकी तीनों सेनाएं हैं, जल, थल और नभ, इन तीनों सेनाओं का संयुक्त कमांडर कौन होता है आपके, तो ये संयुक्त कमांडर आपके कौन सा, राष्ट्रपति। कौन सा होता है, राष्ट्रपति होता है, ठीक है। लेकिन पहले दोस्तों ये जो राष्ट्रपति कार्य करता है ये किसके, आपके यानी प्रधानमंत्री की परामर्श या सलाह से कौन कार्य करता है, राष्ट्रपति। इस राष्ट्रपति को बोलते हैं रबर की मोहर। क्या बोलते हैं, रबर की मोहर बोला जाता है। जिस प्रकार देश के अंदर यानी पहला नागरिक आपका राष्ट्रपति, उसी प्रकार राज्य के अंदर पहला नागरिक कौन सा आपका, राज्यपाल। कौन सा, राज्यपाल आपका हो जाएगा। बात करें कि इनमें से उच्च सदन कौन सा है, तो दोस्तों संसद के अंदर उच्च सदन बुजुर्गों का सदन, बुजुर्गों का सदन, स्थायी सदन, ये सब आंसर आपका कौन सा, राज्यसभा। जबकि बात करेंगे आपका कौन सा, अस्थायी सदन, कौन सा, अस्थायी सदन। इसके अलावा युवाओं का सदन, इसके अलावा जनता का सदन। तो इसका राइट आंसर आपके कौन सा होगा, लोकसभा। कौन सा, लोकसभा। उच्च सदन राज्यसभा, निम्न सदन आपका कौन सा, लोकसभा। ओके दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का आपके राइट आंसर कौन सा, यानी 14 सदस्य कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तावित अंतरिम सरकार में कुल सदस्य थे। अगला प्रश्न, तो पहले दोस्तों प्रश्न बोल रहा है आपका कि बताइए राज्यसभा का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष, 23 वर्ष, 35 वर्ष
या 32 वर्ष? तो कितना राइट आंसर आपके, यानी 23 वर्ष। अब मेरे को कमेंट करके बताइए कि बताओ आपके राज्यसभा के हो गई, लोकसभा सदस्य के लिए, लोकसभा सदस्य के लिए एज कितनी होनी चाहिए? कमेंट करके बताइए जितने महानुभाव देख रहे हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति के लिए एज कितनी होनी चाहिए? कमेंट करके बताइए दोस्तों, है ना, इन दोनों क्वेश्चनों का। तो आपके राज्यसभा का सदस्य बनने तो न्यूनतम आयु कितनी, 30 वर्ष होनी चाहिए। अगला प्रश्न। ओके दोस्तों, प्रश्न बोल रहे हैं कि बताइए भारतीय संविधान मान्यता देता है केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को, केवल भाषाई अल्पसंख्यकों को और धार्मिक व भाषाई अल्पसंख्यकों को? देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, या धार्मिक भाषाई एवं नृजातीय अल्पसंख्यकों। ठीक है, प्रश्न क्या बोल रहे हैं कि भारतीय संविधान मान्यता देता है, इसका राइट आंसर कौन सा, धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को। भारतीय संविधान किसको मान्यता देता है? धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है। अगला प्रश्न। तो दोस्तों प्रश्न क्या बोल रहा देखिए कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि सही है या गलत है कथन। कथन नंबर ए बोल रहे हैं ये तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। बिल्कुल करते हैं। इन तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होते हैं, यानी जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है इनको आपका न्यायालय क्या नहीं कर सकता, परिवर्तित नहीं कर सकता। तो ये भी आपका राइट आंसर। तो बताइए इसमें से प्रश्न क्या पूछ रहा है, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो केवल ए, केवल बी, ए और बी दोनों, न तो ए और न बी। तो इसका राइट आंसर कौन सा आपके, ए और बी दोनों राइट है। क्या दोस्तों, ए और बी दोनों राइट आंसर। अगला प्रश्न। ओके दोस्तों, प्रश्न बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति जाकिर हुसैन, एस राधाकृष्णन, वी गिरी, गोपाल स्वरूप पाठक। तो प्रथम उपराष्ट्रपति कौन से आपके, ये एस राधाकृष्णन। कमेंट करके बताओ कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? कमेंट करके बताओ दोस्तों। पहले दोस्तों प्रश्न बोल रहा है कि लोकसभा के उपाध्यक्ष के चुनाव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? किसके, लोकसभा के उपाध्यक्ष के चुनाव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है, सत्य है? सत्य असत्य का ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं लोकसभा उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त होता है। क्या सही बात है क्या? लोकसभा जो उपाध्यक्ष है ये प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त होता है क्या? सत्य है क्या? तो ये गलत है। ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा उपाध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्यों द्वारा चुनाव प्रक्रिया से होता है। बिल्कुल राइट बात। यानी लोकसभा का जो उपाध्यक्ष है इसका चुनाव लोकसभा के सदस्यों के द्वारा चुनाव प्रक्रिया से होता है। किससे होता है? चुनाव प्रक्रिया। ये आपका राइट आंसर। अगला ऑप्शन क्या बोल रहा है, लोकसभा के उपाध्यक्ष का चयन लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। नहीं, ये भी गलत है भाई। लोकसभा का उपाध्यक्ष राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत, ये भी गलत। इसका राइट आंसर आपके कौन सा, लोकसभा का उपाध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्यों द्वारा चुनाव प्रक्रिया से होता है। तो ये सत्य आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न। ओके दोस्तों, प्रश्न बोल रहे हैं कि प्रतिवर्ष आपका अर्थ ओवर डे कब मनाया जाता है? मार्च माह के अंतिम शनिवार को। तो पहले दोस्तों ये क्लास थी आपके कौन सा, इंडिया जो आपकी क्वेश्चन है, इंडिया जीके के प्रश्न आ रखे हैं। ये वाले प्रश्न एक बार कमेंट करके बताइए कि आपको प्रश्न कैसे लगे और क्या इसी प्रकार के आपके लिए प्रश्न और लाने चाहिए क्या। और अगर बिल्कुल साथियों अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो, पहली बार अगर यहाँ से जुड़ रहे हो तो प्लीज एक बार इस चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब लाइक शेयर करें ताकि रेगुलर आपको क्लासेस का नोटिफिकेशन मिल सके। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।